हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ हैवी मेटल के रिगार्डिंग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दिस टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्योंकि यूजीसी नेट में कई बार हैवी मेटल के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसी डिजीज से रिलेटेड या तो कन्वर्जन से रिलेटेड या तो फिर हैवी मेटल की कौन सी जो फॉर्म है वो टॉक्सिक है इस कॉन्टेक्स्ट में। सो क्वेश्चन किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आए, हम इस पूरे टॉपिक को अच्छे से ग्रास्प कर लेंगे ताकि हम सारे क्वेश्चन अच्छे से कैटर कर पाएं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच हैवी मेटल इज नोन टू रिप्लेस कैल्शियम इन बोन्स लीडिंग टू इटाई डिजीज। सो इसमें जो पूछा गया है क्वेश्चन ये इस तरीके से आया है पास्ट में कि कौन से हैवी मेटल के कंजप्शन की वजह से जापान में इटाई इटाई डिजीज देखने को मिली। अब यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है कि कौन से हैवी मेटल की वजह से कैल्शियम जो है बोन का वो खत्म हो जाता है धीरे धीरे और उसकी वजह से इटाई इटाई डिजीज हो जाती है। अब एक बार क्वेश्चन इस तरीके से आया था कि कौन से हैवी मेटल की वजह से आउच आउच डिजीज देखने को मिली। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप ध्यान रखेंगे, इटाई इटाई का जो दूसरा नाम है दैट इज आउच आउच। ठीक है, साउंड्स फनी बट यस, इटाई इटाई को आउच आउच के नाम से भी जाना जाता है। सो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए वो इटाई इटाई की जगह पे आउच आउच रख सकते हैं, बट क्योंकि ये चीज़ आपको पहले ही बता दी गई है, इन्फॉर्म आप हो चुके हैं, सो आई एम श्योर कि आप इसमें गलती नहीं करेंगे। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। तो हैवी मेटल कौन सा है जिसकी वजह से कैल्शियम जो है बोन का वो रिप्लेस हो जाता है। तो कैडमियम वो हैवी मेटल है। कैडमियम जब एक्सपोजर होता है, जब वो हमारी बॉडी में जाता है पानी के थ्रू या फूड के थ्रू, तो कैल्शियम लॉस होता है बोन्स का, और जब कैल्शियम धीरे धीरे खत्म होता जाएगा बोन्स का तो उसकी वजह से जो बोन्स है वो वीक होना स्टार्ट हो जाएगी, वो कमजोर होना स्टार्ट हो जाएंगी, सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी, वो ब्रिटल होना स्टार्ट हो जाएंगी, टूटना स्टार्ट हो जाएंगी, तो बोन फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। और ऐसी ही डिजीज जापान में देखने को मिली जिसका नाम रखा गया इटाई इटाई। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द एंजाइम अमीनो एलोव्यूनिक एसिड डिहाइड्रेटेज ALAD इज इनहिबिटेड बाय विच हैवी मेटल। सो कौन से हैवी मेटल की वजह से ALAD जो एक तरीके से डिहाइड्रेज ये जो एंजाइम है वो इनहिबिट होता है, ये होता है लेड की वजह से। तो लेड जो है वो ALAD को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से जो हेम है, हेम का जो सिंथेसाइज होता है, जिसकी वजह से ये सिंथेसाइज क्या हो जाता है, इम्पेयर हो जाता है, यानी कि रुक जाता है, और क्या हो जाता है, बॉडी में एनीमिया हो जाता है, यानी कि जो ब्लड है, ब्लड सप्लाई एक तरीके से, या ब्लड का जो जितना ब्लड आना चाहिए बॉडी में वो ब्लड उतना नहीं आता, हीमोग्लोबिन नहीं आता, जिसकी वजह से एनीमिया देखने को मिलता है। एंड दिस इज अ की बायोकेमिकल मार्कर ऑफ लेड टॉक्सिसिटी। अब जब एनीमिक हो जाता है इंसान, यानी कि एनीमिया है अगर किसी की बॉडी में, तो उसकी स्किन जो होती है वो येलोइश हो जाती है, पीली हो जाती है। ठीक है, सो एक तरीके से अगर ये कंडीशन है तो ये एक तरीके से बायोकेमिकल मार्कर है, एक तरीके से इंडिकेशन है कि बॉडी में लेड की टॉक्सिसिटी है, क्योंकि लेड टॉक्सिसिटी की वजह से क्या होता है, ALAD क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एनीमिया देखने को मिलता है, क्योंकि हीम जो सिंथेसिस है वो इम्पेयर हो जाता है। मीना माता जो डिजीज है दैट इज एसोसिएटेड विद एक्यूमुलेशन ऑफ वॉट। सो किसके एक्यूमुलेशन की वजह से बॉडी में मीना माता डिजीज देखने को मिलती है। सो एम इज रिलेटेड टू मीना माता, एम इज रिलेटेड टू मरकरी। तो एम एम यानी कि मरकरी के बायो एक्यूमुलेशन की वजह से बॉडी में मीना माता डिजीज देखने को मिली है। मिथाइल मरकरी इज द टॉक्सिक फॉर्म ऑफ मरकरी, मिथाइल मरकरी की वजह से मेनली ये बायोक्यूमुलेट हो गया फिशेज में, देन उसके बाद सेल फिशेज में, और उसके बाद जब इसका कंजप्शन हुआ, यानी कि जब उन फिशेज को ह्यूमंस के द्वारा खाया गया या उन फिशेज को ह्यूमन ने कंज्यूम किया, तो ह्यूमन की बॉडी में भी ये न्यूरोलॉजिकल डैमेज देखने को मिला, और इसी न्यूरोलॉजिकल डैमेज को नाम दिया गया मीना माता डिजीज। तो मीना माता डिजीज जो है बायोक्यूमुलेशन की वजह से ये हुई है, और कहीं ना कहीं इसका बायोमैग्निफिकेशन भी हुआ है, फूड चेन में ये एंटर की है, और ये जो मेनली हुआ है ये मिथाइल मरकरी की वजह से हुआ है। अच्छा, मरकरी अगर दिया है तो इट इज़ लाइक वेल एंड गुड। कभी कभी वो मिथाइल मरकरी देते हैं, इथाइल मरकरी भी देते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो जानना चाहते हैं कि किस टॉक्सिक फॉर्म की वजह से वो है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, मिथाइल मरकरी। ठीक है, मिथाइल मरकरी वो टॉक्सिक फॉर्म है मरकरी की जिसकी वजह से मीनामाता डिजीज देखने को मिली। आर्सेनिक इंटरफेयर विद एनर्जी प्रोडक्शन बाय इनहिबिटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम। अब जो आर्सेनिक है वो क्या करता है, वो एनर्जी प्रोडक्शन, बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन को क्या करता है, इंटरफेयर करता है। अब ये इनहिबिट करता है इसमें से कौन से एंजाइम को। सो ये है पायरुवेट। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो ये एक एंजाइम है जिसकी वजह से, ये किसकी वजह से इनहिबिट होता है, इंटरफेयर होता है, आर्सेनिक की वजह से। आर्सेनिक इनहिबिट करता है लाइपोइक एसिड को,
और उसकी वजह से एक कोफैक्टर जो होता है पायरेट डिहाइड्रोजिनेज देयर बाई ब्लॉकिंग एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी क्या होता है? एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज दैट लाइक एनर्जी प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल। ये माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होता है और क्या होता है, हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, एटीपी के रिलीज होने की वजह से। अब आर्सेनिक क्या करता है? आर्सेनिक इसको इनहिबिट कर देता है ना, तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन इनहिबिट हो जाता है। द कैरेक्टरिस्टिक ब्लू लाइन ऑन गम इज एन इंडिकेशन ऑफ क्रोनिक एक्सपोजर ऑफ। एक ब्लू लाइन हमें जो गम्स पे देखने को मिलती है, ब्लू लाइन कैरेक्टरिस्टिक एक तरीके से जो देखने को मिलती है गम्स पे, वो किसके क्रोनिक एक्सपोजर की वजह से देखने को मिलती है? सो दैट इज लेड इज दैट मेटल जिसके क्रोनिक एक्सपोजर की वजह से ब्लू लाइन गम्स पे देखने को मिलती है। क्रोनिक लेड एक्सपोजर कोज अ ब्लूइश लाइन ऑन गम्स। तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन है कि ब्लूइश लाइन, जिसको बर्टन्स लाइन भी बोला जाता है, ये देखने को मिलती है गम्स पे ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लेड सल्फाइड। अगर कंटिन्यूअस लेड का एक्सपोजर है पानी में और उस पानी को आप कंज्यूम कर रहे हैं, या आपकी बॉडी में अगर लेड जा रहा है बार बार, तो प्रोलॉन्ग एक्सपोजर के बाद क्या होगा कि ब्लू लाइन गम्स पे देखने को मिलती है और उसको बर्टन्स लाइन भी कहा जाता है। विच हैवी मेटल मिमिक्स जिंक एंड इंटरफेयर विद मेटलोप्रोटीन्स। सो कौन सा हैवी मेटल है जो जिंक जैसा मिमिक करता है, मतलब जिंक नहीं है बट इट मिमिक लाइक जिंक, है ना, और वो जो है मेटलोप्रोटीन के साथ क्या करता है, इंटरफेयर करता है। तो कैडमियम जो है वो जिंक नहीं है, समझ रहे हो? कैडमियम जो है वो हैवी मेटल है जो कि टॉक्सिक है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन वो मिमिक किसकी तरह करता है, जिंक की तरह करता है। सो कैडमियम क्या करता है, ये रिप्लेस करता है जिंक को इन जिंक फिंगर प्रोटीन। जिंक फिंगर प्रोटीन में जिंक को रिप्लेस करता है, यानी कि जिंक के जैसा एक्ट करता है ना, जिंक फिंगर प्रोटीन में और एंजाइम्स में। और ये क्या करता है, डिसरप्ट कर देता है स्ट्रक्चर को और कैटालिटिक फंक्शन को। अब जैसे प्रोटीन्स है, एंजाइम है, वो हमारी बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना, तो उनके लिए ज़रूरत है जिंक की। अब जिंक जैसा मिमिक करता है कैडमियम, तो ये जिंक तो नहीं है, है ना, तो ये क्या करता है, जिंक को रिप्लेस कर देता है और फिर क्या करता है, डिसरप्ट करता है केमिकल रिएक्शन को। तो केमिकल रिएक्शन और जब डिसरप्ट होंगे तो उसकी वजह से कैटालिटिक फंक्शन जो बॉडी में चल रहे हैं वो भी डिसरप्ट होंगे। तो कैडमियम इज दैट हैवी मेटल विच मिमिक लाइक जिंक बट इट इज नॉट एक्चुअली जिंक। क्रोमियम 6। क्रोमियम 6 जो है, इट्स की जो टॉक्सिसिटी होती है, इट इज़ मेनली ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू। तो क्रोमियम 6 की जो टॉक्सिसिटी होती है, वो क्यों इतना टॉक्सिक होता है क्रोमियम 6, किसकी वजह से इसमें इतनी टॉक्सिसिटी होती है? इसमें इतनी टॉक्सिसिटी इसलिए होती है क्योंकि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को क्या करता है, जनरेट करता है। इट जनरेट रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। हेक्सावेलेंट क्रोमियम के नाम से भी अब इसको जानते हैं, क्योंकि हेक्स का मतलब क्या होता है, 6 होता है। तो क्रोमियम 6 या हेक्सावेलेंट क्रोमियम, इट एंटर्स इन सेल एंड अंडरगो रिडक्शन। सेल में एंटर करता है, रिडक्शन इसका होता है। जब रिडक्शन होगा तो इसमें से क्या निकलता है, ऑक्सीजन स्पीसीज निकलती हैं। सो इट लाइक इट रिलीज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज के रिलीज होने से क्या होता है, डीएनए को डैमेज होता है, डीएनए डैमेज होता है, जिसकी वजह से कार्सिनोजेनिसिटी इंक्रीज हो जाती है, मतलब एक तरीके से कैंसर कोजिंग हो जाता है, ठीक है। ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है, सेल पे अटैक करती हैं और कैंसर कोजिंग जो सेल है उसको उसमें वो कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं। मरकरी एक्सर्ट इन टॉक्सिक इफेक्ट प्राइमरीली बाय बाइंडिंग टू। मरकरी जो है टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है किसके साथ बाइंड होने से? तो इसका जो आंसर होगा दैट इज एस एच, यानी सल्फर हाइड्राइल ग्रुप। सल्फर हाइड्राइल ग्रुप जो है, मरकरी हैज एफिनिटी टू फॉर सल्फर हाइड्राइल ग्रुप इन प्रोटीन्स डिस्टरप्टिंग देयर स्ट्रक्चर एंड एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो मरकरी क्या करता है, सल्फर हाइड्राइल ग्रुप के ग्रुप जो होता है प्रोटीन में, उसके साथ एक तरीके से बाइंड हो जाता है। प्रोटीन में होता है सल्फर हाइड्राइल ग्रुप, जिसके साथ मरकरी की हाई एफिनिटी होती है। हाई एफिनिटी का मतलब है कि बहुत जल्दी सल्फर हाइड्राइल ग्रुप के साथ क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। मरकरी है, ये एस एच है, तो इसकी इसके साथ एफिनिटी काफ़ी अच्छी है, बॉन्ड बनाने की जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है, तो ये इसके साथ बहुत जल्दी बाइंड हो जाएगा। अब जब ये इसके साथ बाइंड हो जाएगा, मरकरी जो है एक टॉक्सिक मेटल है, तो जब ये इसके साथ बाइंड होगा तो ये क्या करेगा, इसके स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करेगा, है ना, और उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को भी क्या कर देगा, हैम्पर कर देगा। विल्सन डिजीज इज कोज्ड बाय एन एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ विच हैवी मेटल। विल्सन डिजीज जो है वो किसके एक्यूमुलेशन की वजह से बॉडी में होती है? तो ये कॉपर के एक्यूमुलेशन की वजह से होती है। विल्सन एक तरीके के जेनेटिक डिसऑर्डर है
जो इसलिए होता है क्योंकि कॉपर हमारी बॉडी या हमारी लिवर में, स्पेशली लिवर और ब्रेन में बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से हैप्टिक और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सो विल्सन डिजीज एक जेनेटिक डिसऑर्डर है दैट लीड्स टू कॉपर एक्यूमुलेशन। कॉपर एक्यूमुलेशन की वजह से होता है लिवर में, ब्रेन में, एंड कॉजिंग हैप्टिक और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। द मेटल थायनाइन प्रोटीन प्ले अ की रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ। मेटल थायनाइन प्रोटीन जो है वो एक मेन रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिटॉक्सिफिकेशन में। किसके डिटॉक्सिफिकेशन में? सो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल मेटल की डिटॉक्सिफिकेशन में। तो सो ये जो मेटल थायनाइन बाइंड मेटल लाइक जिंक जो कि इसेंशियल न्यूट्रिएंट है, और कैडमियम जो कि नॉन इसेंशियल न्यूट्रिएंट है, रेगुलेटिंग मेटल होम्योस्टेटिस और प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट टॉक्सिसिटी। सो मेटल थायनाइन प्रोटीन जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन में काम करता है। सो दोनों के डिटॉक्सिफिकेशन से, चाहे वो इसेंशियल मेटल का डिटॉक्सिफिकेशन हो या कैडमियम, चाहे डिटॉक्सिफिकेशन मतलब ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, चाहे वो इसेंशियल मेटल की वजह से डिटॉक्सिफिकेशन हो या नॉन इसेंशियल। अब जैसे कि मैं बात करूँ जिंक की, तो जिंक एक ऐसा मेटल है जो कि बॉडी में रिक्वायर्ड है, ज़रूरत है कुछ अमाउंट में, तो इसलिए वो इसेंशियल हुआ। अगर मैं बात करूँ कैडमियम की, तो कैडमियम की बॉडी में इतने ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। कैडमियम इज़ अ हैवी और टॉक्सिक मेटल, तो कैडमियम की बॉडी में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसलिए कैडमियम जो है वो नॉन एसेंशियल एलिमेंट की कैटेगरी में आ जाता है, जो कि जनरली हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं होता है, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। जो जनरल फंक्शन होते हैं उनकी फंक्शनिंग के लिए कैडमियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो वही बात बोली गई कि इसेंशियल और नॉन इसेंशियल दोनों तरीके के मेटल से ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ मेटल थायनाइन प्रोटीन। सो इन दिस वीडियो इतना ही। इसमें हमने पढ़ा कि क्या क्या अलग अलग हैवी मेटल्स हैं, क्या क्या उनके बायोकेमिकल इफेक्ट हैं बॉडी में। जब वो जाते हैं तो किस तरीके का रोल वो प्ले करते हैं, किस तरीके से वो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, किस तरीके से वो मिमिक करते हैं, क्या वो नेगेटिव इम्पैक्ट कोज करते हैं बॉडी पे। सो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सजेशन है, कोई भी क्वेरी है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू केटर योर क्वेरी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एनालिटिकल मेथड्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम टाइट्रीमेट्री और ग्रेविमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद और भी इम्पोर्टेंट जो एनालिटिकल मेथड है उनके बारे में, उनके प्रिंसिपल्स वगैरह देखेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और रिवाइज करते रहिए चीज़ों को। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली। बाय बाय।